शिवपुरी नाम के एक छोटा सा गांव था। वहाँ के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू एक सेठ के घर काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। पीलू और बबलू भोलेनाथ शिव जी की भक्त थे। शिव जी की पूजा वो लोग नियम से करते थे। पीलू अपने खाली समय में हाथ से लोगों के कपड़े कढ़ाई करती थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसके पास कढ़ाई करने की मशीन नहीं थी। बबली एक दिन पीलू को कहती है, पीलू तुम बहुत सुंदर कढ़ाई करती हो, कितना कमा लेती हो? तो पीलू बोलती है, बबली बहन, शिव जी की कृपा से कमाई हो जाती है, लेकिन मेरे पास अगर मशीन हो तो ज्यादा मुनाफा होगा। मैं तो कहूँगी कि तुम कढ़ाई करने की एक मशीन खरीद लो। भोलेनाथ चाहेंगे तो मशीन क्या, फैक्ट्री ही हो जाएगी। रात में काम करके बबलू घर आता है तो बबलू को पीलू कहती है, बबलू जी मुझे पैसे दीजिए, कल किराना लाना है। आज तो पैसे नहीं मिले पीलू, सेठ जी बोले हैं कल पैसे दे देंगे। अब इतने बड़े आदमी से मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। ठीक है जी, लेकिन भोलेनाथ के अभिषेक के लिए सामान भी लाना है। सेठ से कैसे भी करके पैसे ले लीजिए। हाँ, कह कर देखूंगा। भोलेनाथ ने चाहा तो हम भी कभी दूसरों को काम में रखेंगे और उन्हें इज्जत के साथ टाइम पर सैलरी दिया करेंगे। सेठ जी के यहाँ तो सब मन मर्जी से होता है। जी, हम जरूर अपने सपने पूरे करेंगे, भोलेनाथ पर भरोसा है मुझे। अगले दिन जब बबलू काम के लिए पहुँचता है तो कड़क सेठ उसे कहता है, बबलू मैं विदेश जा रहा हूँ, अब तुम कहीं और काम देख लो और ये लो तुम्हारी पैसे। लेकिन सेठ जी आप अचानक से विदेश जा रहे हैं, अब इतनी जल्दी कौन काम देगा? ये पैसे तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे। तो कड़क कहता है, देखो मैं जितना कर सकता था तुम्हारे लिए उतना किया, तुम मेहनती हो, तुम्हें काम मिल जाएगा। बबलू काम ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। बबलू वहाँ से दुखी होकर वापस घर आता है और पीलू से सब बात कहता है, भोलेनाथ हमारी रक्षा करना। लेकिन और कुछ दिनों बाद भी बबलू को कोई काम नहीं मिलता है और उसके पास के पैसे खत्म हो जाते हैं। अब मकान मालिक और किराने वाले उसको पैसे के लिए तंग करने लगते हैं। हे शिव शंभू, ये क्या हो रहा है? मेरा कोई भी काम क्यों नहीं बन पा रहा है? तो पीलू कहती है, मैं अपने गहने बेच देती हूँ, उससे हम कुछ काम शुरू कर लेंगे। नहीं पीलू, ये शिव जी की कृपा के कारण ही मैं तुम्हें दिला पाया था। तो फिर हम क्या करें? घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। दोनों पति पत्नी उदास हो जाते हैं। तभी वहाँ एक साधु आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। ये लीजिए साधु बाबा, हमारे घर में एक ही रोटी है। हमें माफ कीजिएगा, हमारे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तो साधु कहते हैं, तुम दोनों शिव भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तुम्हारी दरिया दिली से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाए। मैं तुम्हें एक विद्या दूंगा, उससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बबलू कहता है, कैसी विद्या बाबा जी? बबलू, मैं तुम्हें पत्थर से फैक्ट्री बनाना सिखा दूंगा, जिससे तुम लोगों के लिए किफायती दामों में मजबूत पत्थर की फैक्ट्री बना देना। लेकिन बाबा जी, हम फैक्ट्री कैसे बना सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बेटी, भोलेनाथ पर भरोसा रखो। अगली सुबह से बबलू एक हफ्ते तक जंगल जाकर साधु बाबा से पत्थर का फैक्ट्री बनाना सीखता है। अलग अलग तरह के पत्थर लाना, उन्हें जोड़ना और उनको अपने औजारों से आकार देना होता है। फिर सभी अलग अलग साइज के पत्थरों को वो खास चूने की घोल से जोड़ता है और उसे एक बिल्डिंग का आकार देने लगता है और 2 ही दिनों में वो एक फैक्ट्री तैयार कर लेता है। साधु बाबा, आपकी दया से मैं पत्थर की फैक्ट्री बना पाया हूँ। आप नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। हाँ बाबा जी, आपकी बहुत दया है हम पर। तभी बाबा शिव जी का रूप धारण कर लेते हैं। प्रभु आप
महादेव भोलेनाथ, शिव शंभो, जय हो आपकी। तो शिव जी कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग बहुत सीधे साधे हो और सच्चे मेहनती हो। मेरी कृपा तुम दोनों पर हमेशा रहेगी। तो बबलू कहता है, हे भोले बाबा, आपकी हम बहुत अच्छे से सेवा करते रहेंगे, यही आशीर्वाद दीजिए। आपका हम अभिषेक करते रहें और आपकी भक्ति में लगे रहें। जय हो शिव शंभू आपकी। अब तुम अपना पत्थर की फैक्ट्री बनाने का काम शुरू कर दो। पीलू बबलू शिव जी के दर्शन पाकर खुश हो जाते हैं। फिर बबलू पत्थर की फैक्ट्री को बना बना कर बेचने लगता है। ऐसी पत्थर की फैक्ट्री को किसी ने नहीं देखा होगा। बबलू, तुम तो बहुत ही होनहार हो। मेरी फैक्ट्री ऐसे ही तैयार करना। जाबाज की बात सुनकर कालू बोलता है, मेरी भी फैक्ट्री तुम इतने बना दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तुम्हें एडवांस भी दे दूंगा। और ऐसे ही बबलू और पीलू मेहनत करके लोगों के लिए उनकी फैक्ट्रीज तैयार करने लगते हैं और मुनाफा कमाते हैं और शिव जी का अभिषेक करते हैं और गरीबों को प्रसाद देते हैं। बबलू जी, शिव शंभू जी की कृपा से तो हमारी पूरी तकलीफ ही दूर हो गई है। हाँ पीलू, भोलेनाथ शिव शंभू की भक्ति करते रहना है और जीवन में मेहनत भी। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से तरक्की करते हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कौवी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताज़ा गन्ने का जूस देना। मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा।
मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पेलो, मुझे एक गिलास जूस देना। बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 गिलास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे वो ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन बंटी अमीर चिड़िया बबली मैडम के घर में इम्पोर्टेड फ्रिज रिपेयर कर रहा था। तब उसकी अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण फ्रिज में आग लग जाती है। बंटी, तुमने मेरी 2 लाख की इम्पोर्टेड फ्रिज खराब कर दिए। मुझे 2 लाख का हर्जाना तुम्हें देना होगा। मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बादल नगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। बंटी मैकेनिक था और पीलू खिचड़ी का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और बर्तन में ही खिचड़ी पकाती थी, जिससे उसे खिचड़ी बनाने में बहुत समय लगता था। वो खिचड़ी को टमाटर की चटनी के साथ बेचा करती थी। उसकी खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। गरीब हो या अमीर, सभी उसके यहाँ से खिचड़ी खाते थे। लेकिन जब वो देखते थे कि पीलू ज्यादा टाइम लगा रही है तो वो लोग वहाँ से चले भी जाते थे। इस वजह से पीलू की आमदनी बहुत कम होती थी। उसी की दुकान के सामने कालू कौवा भी खिचड़ी बेचा करता था। उसकी खिचड़ी बहुत ही बेस्वाद होती थी, लेकिन उसके पास महंगा कुकर होने के कारण वो ज्यादा खिचड़ी बना लेता था, तो ग्राहक मजबूरी में उसकी खिचड़ी खा लेते थे। एक दिन बंटी अमीर चिड़िया बबली मैडम के घर में इम्पोर्टेड फ्रिज रिपेयर कर रहा था। तब उसकी अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण फ्रिज में आग लग जाती है। बंटी, तुमने मेरी 2 लाख की इम्पोर्टेड फ्रिज खराब कर दिए। मुझे 2 लाख का हर्जाना तुम्हें देना होगा। मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो सब मैं नहीं जानती, तुम्हें मुझे 2 लाख तो देने ही होंगे। अगर नहीं दोगे तो सरपंच कड़क से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। दुखी होकर बंटी अपने घर आता है और पूरी बात पीलू से कहता है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, मेरी दुकान भी बड़ी मुश्किल से चलती है। घर का खर्च भी हम जैसे तैसे निकाल पाते हैं, अब तो ऊपर से और ये 2 लाख का नुकसान कैसे भरपाई करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। खड़क सेठ बहुत ही खतरनाक है, अगर उन तक बात पहुंच गई तो हमारी खैर नहीं। मैं पैसे जुगाड़ने की कोशिश करूंगा, टिल्लू से कुछ रुपए उधार लाता हूँ। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी पैसे उधार लेने के लिए टिल्लू के पास चले जाते हैं। टिल्लू, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए थे, बदले में मैं तुम्हारे यहाँ मैकेनिक का काम कर दिया करूँगा। क्या बात कर रहे हो बबलू भाई, क्या मैं तुमसे उधार के बदले में काम लूँगा? लेकिन तुम्हें उधार की जरूरत कैसे आ पहुँची? इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है टिल्लू भैया। बबली मैडम को 2 लाख रुपए देने होंगे।
अगर हमने पैसे वापस नहीं किए तो वो खड़क सेठ को बता देंगी और हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए। हाँ टिल्लू, हमारी थोड़ी मदद कर दो, बदले में मैं तुम्हारे यहाँ काम कर लूँगा। अरे तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। वैसे पीलू भाभी, आपका खिचड़ी का काम कैसा चल रहा है? मेरे पास कुकर नहीं है भैया, कालू के पास कुकर है तो वो बहुत ज्यादा खिचड़ी बना लेता है। मैं अकेले ज्यादा नहीं बना पाती हूँ तो बहुत कम आमदनी होती है। अरे बंटी भाई, तुम इतने होनहार मैकेनिक हो, तुम पीलू भाभी के लिए कुकर मशीन क्यों नहीं बनाते थे, जिससे ये ज्यादा क्वालिटी में और तेजी से खिचड़ी बना सकेगी और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा। अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? टिल्लू भाई, तुमने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं लकड़ी का कुकर मशीन बनाऊंगा। आखिर गरीबों के पास भी तो कुकर होना चाहिए। फिर थोड़े ही दिनों के बाद बंटी पीलू के लिए लकड़ी का कुकर मशीन बनाकर तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर खिचड़ी बनाने लगते हैं। एक दिन बबली मैडम उनकी दुकान में आती है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब कुकर मशीन बनाई है। ऐसी लकड़ी की कुकर मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। जरा मुझे अपनी खिचड़ी तो खिलाओ। खिचड़ी खाकर बबली बहुत खुश होती है। इसका स्वाद भी बहुत टेस्टी है। बबली मैडम जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। ये लीजिए 25,000 रुपए, बाकी हम जल्दी ही आपको लौटा देंगे। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बनी रहती है। एक दिन जाबाज इनकी दुकान पर आता है और कहता है, अरे बंटी भाई, ये तो गजब की मशीन बनाई है आपने। मुझे पूरे घर के लिए खिचड़ी देना। हाँ हाँ, बबली मैडम भी तारीफ करके गई है। इसमें जरूर कोई न कोई खास बात होगी। एक काम करो, मेरे लिए भी ऐसा ही एक लकड़ी का कुकर बना दो ना। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता है, इनकी दुकान तो जोर जोर से चलने लगी है, मुझे इनकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये लकड़ी की कुकर मशीन में तोड़ कर रख दूंगा। उसके बाद ये लोग बबली मैडम का उधार भी नहीं चुका पाएंगे। फिर कड़क सेठ इनकी धुलाई कर देगा। इन्हें तो जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। उसी रात कालू एक हथौड़ा लेकर पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन में अपना हथौड़ा चलाता है, लेकिन प्रेशर के कारण लकड़ी का कुकर ब्लास्ट हो जाता है और कालू जोर से चीख उठता है। उस पर गरम खिचड़ी गिर जाती है। नींद से उठकर पीलू चिल्लाती है, चोर चोर। दोनों पति पत्नी कालू को पीटने लगते हैं। मारो मारो। अरे ये तो कालू है। कालू तो हमारे घर में इस वक्त ये हथौड़ा इसे इस मशीन को तोड़ने के लिए आया था क्या? अरे मुझे इस गरम खिचड़ी से तो बचाओ, मैं जल रहा हूँ। बंटी और पीलू उस पर एक बाल्टी पानी डालते हैं। हाय, मैं तो जल गया। मैं तुम्हारी कुकर मशीन तोड़ने वाला था, क्योंकि तुम्हारी तरक्की से मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। तुम गरीबों को बढ़ता हुआ देखकर मैं खुश नहीं था। अब तो मैं काम करने लायक भी नहीं रहा। अपनी मेहनत पे आपको भरोसा होता कालू भैया, तो आज आपकी ऐसी हालत नहीं होती। तुम्हारी हालात देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम अब किसी की दुकान में काम कर लो, लेकिन अब से धोखाधड़ी नहीं करोगे, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। कालू बंटी और पीलू का कहना मान लेता है और अपनी गलती से सीखता है। कालू अब से पूरी ईमानदारी से काम करता है। बंटी एक और लकड़ी का कुकर मशीन बना लेता है। उसके बाद से बंटी और पीलू की खिचड़ी बनाने की दुकान से बहुत अच्छी कमाई होने लगती है और वो लोग बबली मैडम का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। जी बबली बहन, आपकी ऐसी हेयर कट करूंगी कि सब आप ही को देखते रहेंगे। पीलू बबली का हेयर कट करने लगती है, लेकिन बबली अपने हेयर कट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अरे ये क्या कर दिया पीलू, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसे तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे, मैं तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करूँगी।
बंसीपुर नाम के छोटे से नगर में एक गरीब चिड़िया पीलू हेयर ड्रेसिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर पे दुकान चलाती थी, वही काम करती थी और वही रहती थी। पीलू अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपनी दुकान घर के सामने एक बोर्ड लगाई कि उसके यहाँ 24 घंटे सर्विस मिलती है। ऐसे ही एक दिन बबली पीलू के यहाँ हेयर ड्रेसिंग के लिए आई। पीलू, मुझे बढ़िया सा हेयर कट करके देना, मुझे किटी पार्टी में जाना है। जी बबली बहन, आपकी ऐसी हेयर कट करूंगी कि सब आप ही को देखते रहेंगे। पीलू बबली का हेयर कट करने लगती है, लेकिन बबली अपने हेयर कट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अरे ये क्या कर दिया पीलू, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसे तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे, मैं तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करूँगी। पीलू बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। बबली वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब बबली अपनी किटी पार्टी में पहुँचती है तो उसकी सहेलियाँ उसकी बहुत तारीफ करती है। वाह बबली, तुम्हारी हेयर स्टाइल तो बिल्कुल हीरोइन जैसी है, कहाँ से करवाई हो? ऐसे पिंकी कहती है। हाँ, ऐसी हेयर स्टाइल तो हम मैगजीन में देखते हैं। क्या तुम लोग सच में मेरी हेयर स्टाइल से खुश हो? बबली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी हेयर स्टाइल सबको पसंद आ रही थी। बबली को उसके घर में उसके पति से भी बहुत तारीफ मिलती है, लेकिन फिर भी वो पीलू को पैसे नहीं देती। बबली जी, आपकी सहेलियाँ और आपके पति को आपकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद आई है, तो आप मुझे पेमेंट क्यों नहीं देती है? मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे दीजिए ना, मैं अपनी मेहनत का पैसा मांग रही हूँ। मैं तुम्हें और कस्टमर्स दिला दूंगी पीलू। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे बबली आंटी ने तुम्हारे यहाँ भेजी है, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी हेयर स्टाइल पसंद आ गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। पीलू फिर दुखी मन से उसकी हेयर कट करती है और हरी तोती वहाँ से चली जाती है। पीलू मन में ही कहती है, ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं दे रहा है। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम ब्यूटी पार्लर में गई थी। ऐसे लड़का कहता है। ये सुनकर हरी बहुत खुश होती है और वो बाद में पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी हेयर स्टाइल मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई, इसलिए मैं इसकी पेमेंट करने आई थी। आपको बहुत बधाई हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पैसे देने के लिए आई हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और गुजारने पड़ेंगे मेरे सैलून को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, लेकिन पूरे पैसे नहीं देती है। फिर एक रात एक हीरोइन उस जंगल से गुजर रही थी, तभी उसकी कार खराब हो जाती है। अरे ये कार कैसी खराब हो गई, मेरा तो यहाँ आते ही सिर दुखने लगता है। कोई होगा क्या जो मेरी हेड मसाज कर दे? मैडम, इतनी रात में कौन सा लेडीज सैलून खुला होगा? तभी वहाँ से पीलू उड़ रही होती है। वो हीरोइन को देखकर रुक जाती है। अरे हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरा ब्यूटी पार्लर है, आप मेरे यहाँ चलिए। फिर हीरोइन पीलू के पार्लर में चली जाती है और उससे हेड मसाज करवाती है। पीलू की हेड मसाज से उसे गहरी नींद लग जाती है और वो सुबह उठती है। अरे ये क्या, मैं यहाँ ही सो गई थी। पीलू, लगता है तुम कमाल की ब्यूटिशियन हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे हेयर ड्रेसिंग करके शूट में जाना था, लेकिन लगता है मुझे बिना उसके ही जाना होगा। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ हैं, आप बिना हेयर स्टाइलिंग के कैसे जा सकती है? फिर पीलू हीरोइन के बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइलिंग कर देती है। हीरोइन को वो बहुत पसंद आती है और पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि पीलू के यहाँ हीरोइन ने हेयर स्टाइलिंग करवाई थी। पीलू, तुमको इस पार्लर से कितनी कमाई हो जाती है? यही कोई 500,000 रुपये, ज्यादा नहीं मिलते हैं मैम। अरे तुम जैसी टैलेंटेड हेयर ड्रेसर को इतने कम रुपये? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 1 लाख रुपया दूंगी और अभी दूसरी हीरोइंस का तुम हेयर स्टाइल करना तो तुम करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से
वो बहुत जल्द ही फेमस हेयर ड्रेसर बन जाती है। अब पीलू एक गरीब हेयर ड्रेसर से अमीर हेयर ड्रेसर बन जाती है। मन चाहे वरदान लो। हमें यही वरदान चाहिए। आप अपना वरदान वापस लीजिए। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। गोंडा नाम की राज्य में सूरजभान नाम का एक राजा राज करता था। उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र था जिसका नाम था स्वर्णपुत्र। सूरजभान अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, मगर उससे भी ज्यादा वो प्रेम करता था स्वर्ण पे, इसीलिए अपने पुत्र का नाम भी स्वर्णपुत्र रखा था। उसकी खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया के किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, सूरजभान की सोने की लालच भी अधिक होती जा रही थी। उसका दिन का अधिकांश समय खजाने में ही निकला जाता था। सोने की लालच की वजह से अक्सर वो अपने पुत्र को अनदेखा करता था। खजाने की वो कोना खाली पड़ा है, उसको भी सोने से भर देना है। मंत्री जी, इस बार की फसल के कर और एक सोने का सिक्का बढ़ा दो। जी हाँ प्रभु, अगर मगर कुछ नहीं। अरे प्रभु, इतनी फसल तो आए जो वो कोना भर दे। मंत्री की बात सुन के राजा को लगता है कि यह काम नहीं करने वाला है, मगर उसकी सोने की लालच इतना बढ़ गया था कि वह अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना में लग गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न ईश्वर दर्शन देते हुए कहते हैं, बोलो वत्स, मन चाहे वरदान लो। क्या चाहिए तुम्हें? हे भगवान, मुझे ये वरदान दे कि मैं जिस किसी वस्तु को भी छूऊं वो सोना बन जाए। ईश्वर को सूरजभान की लालच समझ में आ गई थी। वरदान देने से पूर्व उन्होंने आगाह किया, राजन, वरदान मांगने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया है? तो सूरजभान संपूर्ण श्रद्धा से और विनम्र होके कहते हैं, हे ईश्वर, मैं इस विश्व के सबसे बड़ा धनी राजा बनना चाहता हूँ। हमने संपूर्ण सोच विचार कर लिया है, हमें यही वरदान चाहिए। इसकी लालच की बुद्धि सही होने वाली नहीं है, ये शंकर भगवान को पता चल गया और वो तथास्तु कहते हुए वहाँ से गायब हो गए। राजा सूरजभान यह वरदान पाकर खुशी से पागल हो गया था। दूसरे ही दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। सूरजभान बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध-बुध खोकर अपनी महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में जुट गया। उसे अपनी खान पान तक की चिंता नहीं थी। शाम को सूरजभान थक गया था, उसे जोरों से भूख भी लगी थी। अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहता है। जैसे ही सूरजभान भोजन को हाथ लगाता है, वह सोना बन जाता है। अब सोने को तो खा नहीं सकते, तो गुस्से से तिलमिलाते हुए वो उठकर बाहर आ जाता है। ऐसे ही टहलते हुए अपने उद्यान में जा पहुंचता है। वहाँ वह देखता है अपना छोटा बेटा स्वर्णपुत्र वहाँ खेल रहा है। उसकी खेल कूद देखकर राजा की मन में पुत्र वात्सल उमड़ कर आता है। कुछ क्षणों के लिए अपनी भूख भी भूल जाता है। जब स्वर्णपुत्र पिता को वहाँ उद्यान में देखते हैं तो प्रेम से दौड़ के आके गले लग जाते हैं। विधि की विपर्यास ये था कि स्वर्णपुत्र भी स्वर्ण में बदली हो गया। सूर्यभान रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप अपना वरदान वापस लीजिए। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरा लालच तांडव कर रहा था। हमें समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य होता है। हमारे लिए सबसे अमूल्य तो हमारा पुत्र स्वर्ण पुत्र है। उन्हें आप कृपया इंसान बना दीजिए। कहते हुए फिर से रोने लगता है। उस पर दया आकर ईश्वर फिर से तथास्तु बोलते हैं और हवा में लीन हो जाते हैं। स्वर्णपुत्र फिर से इंसान बनता हुआ देख सूरजभान बहुत खुश होता है और अपनी गलती की, अपनी लालसा की उसे पश्चाताप भी होता है। तो मंत्री को बुलाकर कहते हैं, मंत्री जी, अपना कोषागार जरूरतमंद और निर्धनों के लिए खुला रख दो। सूरजभान अपने पुत्र को गले लगाकर खुशी के आंसू बहाते हैं। उनका लोभ खत्म हो गया था और संतुष्टि की जीवन की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं।
आचार्य जी, आप ऐसा मत कहिए। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की। अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां की लोगों को अपनी प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य की मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य की पैर पे साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी, मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला? हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी, आप ऐसा मत कहिए। हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकैत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे ये डकायत अगर हमारे गांव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकायत बोलता है, अरे मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी, मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकायत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे वो तो बहुत ही आसान है। आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गांव में खत्म करके दूसरे गांव, तीसरे गांव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकायत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य, आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे, मेरे हाथों को चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य, कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बन के जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकायत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूंगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा। आज से ही मैं जो भी चोरी करूंगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकायत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकायत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरुजी, कितने दिन हो गए लेकिन वो डकायत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं, तो इसका मतलब आपका बताया हुआ बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा, इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? उस डकायत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है और यह बात उसे समझ में आ गया है और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत
आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य, आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी। मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की। भले ही मैं कुछ दिन भूखा था, मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को संवार रहा हूँ। कहते हैं ना, श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है। आपकी आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य की मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। अब तो तुम सदाचारी बन गए हो। तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं।